हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स टेक प्रेप। मेरा नाम पुष्पांजलि है और मैं इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ डिस्ट्रीब्यूटेड मल्टीमीडिया सिस्टम को। तो डिस्ट्रीब्यूटेड मल्टीमीडिया सिस्टम की हम बात करेंगे मल्टीमीडिया एंड एनिमेशन सब्जेक्ट के अंदर। तो फ्रेंड्स, बहुत ही यूजफुल वीडियो होने वाली है, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो आप उसको एंड तक देखिएगा। तो इससे आपके एग्ज़ाम में बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी तक आप मेरे चैनल पर जुड़े नहीं हैं तो जुड़ जाइए, कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल बटन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और ऐसी यूजफुल वीडियोस आप देख पाएँ। आप मुझे टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। आप वहां जाके उसे चेक करके ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पे आपको सारी वीडियोस के नोट्स मिल जाएंगे, तो ज़रूर ज्वाइन करें। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं हम अपने टॉपिक को बिना देरी के, जो है डिस्ट्रीब्यूटेड मल्टीमीडिया सिस्टम। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे डेफिनेशन की। तो डिस्ट्रीब्यूटेड मल्टीमीडिया सिस्टम के डेफिनेशन की हम सबसे पहले बात करेंगे, उसके आगे हम फर्दर डिस्कशन करेंगे। तो चलिए पहले देखते हैं डेफिनेशन को। डेफिनेशन क्या है? डिस्ट्रीब्यूटेड मल्टीमीडिया सिस्टम कंसिस्ट ऑफ मल्टीमीडिया डेटाबेसेस, प्रॉक्सी एंड इंफॉर्मेशन सर्वर एंड क्लाइंट्स are intended to for the distribution of multimedia content over the network। यानी जो डिस्ट्रीब्यूटेड मल्टीमीडिया सिस्टम है, इसके अंदर आपका मल्टीमीडिया डेटाबेसेस आते हैं, प्लस प्रॉक्सी आती है। प्रॉक्सी क्या होती है? प्रॉक्सी वो डिवाइसेस या वो आपके कंप्यूटर सिस्टम जो आपके नेटवर्क में कहीं रिमोटली प्लेस किए गए हैं, यानी कहीं और पे आपके वो सिस्टम लगे हुए हैं, आपके नेटवर्क में वो कनेक्टेड हैं। ठीक है, उन्हें हम बोलेंगे प्रॉक्सी। ठीक है, और क्या आता है? इंफॉर्मेशन सर्वर्स आते हैं। ठीक है, और क्लाइंट्स आते हैं, जो कि इन मल्टीमीडिया कंटेंट को नेटवर्क पे डिस्ट्रीब्यूटेड करने के लिए रिक्वायरमेंट करते हैं। ठीक है, तो अगेन हम इसको समराइज करते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूटेड मल्टीमीडिया सिस्टम में आपके कुछ कंपोनेंट्स आते हैं, जैसे सबसे पहले आता है मल्टीमीडिया डेटाबेसेस। मल्टीमीडिया डेटाबेसेस की क्या ज़रूरत है? जो भी मल्टीमीडिया फाइल हम ट्रांसफ़र करेंगे नेटवर्क के अंदर, वो आपके सोर्स से डेस्टिनेशन तक जो आपकी फ़ाइल मल्टीमीडिया सिस्टम के अंदर आपकी डिलीवर की जाएगी सोर्स से डेस्टिनेशन पे, वो आपकी कंटेंट जो है मल्टीमीडिया फाइल जो है जहाँ स्टोर होगी, जिस डेटाबेस में स्टोर होगी, वो क्या कहलाएंगे? मल्टीमीडिया डेटाबेसेस कहलाएंगे। ठीक है, प्रॉक्सी आपको बता दिया कि रिमोटली आपकी जो भी सिस्टम्स प्लेस किए गए होंगे वो प्रॉक्सी कहलाएंगे। और इंफॉर्मेशन सर्वर कौन से होंगे? ऐसे सर्वर जो आपके इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करेंगे क्लाइंट्स को। ठीक है, और क्लाइंट्स तो आपको पता है जो आपके नेटवर्क में रिक्वेस्ट करेंगे वो क्लाइंट हैं। ठीक है, सर्वर से जो रिक्वेस्ट करेंगे वो क्लाइंट हैं। तो ये आपका पूरा का पूरा एक सिस्टम है, मल्टीमीडिया सिस्टम जो है डिस्ट्रीब्यूटेड मल्टीमीडिया सिस्टम। जब हम मल्टीमीडिया सिस्टम की बात करेंगे तो जहाँ पे हम मल्टीमीडिया फाइल्स को एक जगह से दूसरी जगह सेंड कर रहे हैं, या उस मल्टीमीडिया सिस्टम मल्टीमीडिया फाइल्स के को ऑपरेट कर रहे हैं, तो वो मल्टीमीडिया सिस्टम है। डिस्ट्रीब्यूटेड क्यों कहा गया? क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब होता है कि हम उस मल्टीमीडिया सिस्टम को नेटवर्क में यूज़ कर रहे हैं। मल्टीमीडिया सिस्टम को जब हम नेटवर्क में यूज़ करेंगे तो उसे हम क्या बोलेंगे? डिस्ट्रीब्यूटेड मल्टीमीडिया सिस्टम बोलेंगे। और जब हम नेटवर्क की बात करते हैं तो वहाँ पे आपके क्लाइंट्स आते हैं, सर्वर आते हैं। ठीक है, तो क्लाइंट्स और सर्वर, क्लाइंट क्या करेगा? रिक्वेस्ट करेगा सर्वर से किसी भी इंफॉर्मेशन के लिए, और सर्वर उसको एज अ रिस्पॉन्स उसको फाइल्स या फिर जो भी रिक्वायरमेंट है उसकी वो फुलफिल करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी डेटा स्टोर होगा वो डेटाबेस के अंदर, मल्टीमीडिया डेटाबेस के अंदर, और यहाँ पे ये इंफॉर्मेशन सर्वर है, ये क्लाइंट्स हैं, और कुछ आपके अलग से जो भी रिमोटली आपके सिस्टम इस क्लाइंट के साथ कनेक्टेड हैं, इस सर्वर के साथ कनेक्टेड हैं, पूरे नेटवर्क में हैं, वो आपके क्या कहलाएंगे? प्रॉक्सी कहलाएंगे। ठीक है, तो इन पूरे का कॉम्बिनेशन, पूरे का पूरा सिस्टम जो है वो क्या कहलाएगा? डिस्ट्रीब्यूटेड मल्टीमीडिया सिस्टम कहलाएगा। ये तो बात हो गई डेफिनेशन की। चलिए आगे बात करते हैं। तो अगर हम बात करेंगे मल्टीमीडिया एप्लीकेशंस की, जो मल्टीमीडिया एप्लीकेशंस हम रियल टाइम में यूज़ करते हैं, वो आपकी किस टाइप की होती हैं? कॉन्टिन्यूअस टाइप की होती हैं। ठीक है, तो जो कॉन्टिन्यूअस स्ट्रीम्स होते हैं, यानी मान लीजिए हम लाइव स्ट्रीम कर रहे हैं, या फिर कुछ भी आपकी ऑडियो वीडियो फाइल्स हैं जो आपकी कॉन्टिन्यूअसली
जो है वो डेटा को जनरेट कर रही हैं। ठीक है, ऐसे जो आपके फाइल्स हैं, ऐसे लार्ज क्वांटिटी जो आपकी जिसमें आपकी लार्ज क्वांटिटी ऑफ वीडियो हो, ऑडियो हो, ठीक है, तो इन सब को अगर आप नेटवर्क में सेंड कर रहे हैं सोर्स से डेस्टिनेशन तक, मान लीजिए कोई सोर्स है और कोई डेस्टिनेशन है, यहाँ तक आप क्या कर रहे हो, इन कॉन्टिन्यूस स्ट्रीम वाले डेटा को यानी लार्ज क्वांटिटी के डेटा को आप क्या कर रहे हो, सोर्स से डेस्टिनेशन पे सेंड कर रहे हैं। तो मान लीजिए अगर कोई बड़ी वीडियो है या बड़ा ऑडियो है, ठीक है, तो उसको एक टाइम लिमिट आपको दी जाती है। उस टाइम के अंदर अंदर आपको अगर आप क्या करोगे, उसे आपको सोर्स से डेस्टिनेशन तक डिलीवर करना होगा उस टाइम लिमिट के अंदर, और उस डेटा की प्रोसेसिंग भी आपकी टाइमली होनी चाहिए। ये दोनों बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड मल्टीमीडिया सिस्टम में। तो जो आपका डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम होता है, यहाँ पे डेटा ट्रांसमिशन जो है वो बहुत ही ज़्यादा प्री रिक्विसाइट होता है। ठीक है, तो जो आपका मल्टीमीडिया सिस्टम का जो मेन वर्क है वो क्या है कि वो बताता है कि हाउ टू ट्रांसफर मल्टीमीडिया डेटा विद इन डिमांड क्वालिटी, यानी एक डिमांड क्वालिटी के अंदर उस मल्टीमीडिया डेटा को किस तरह से ट्रांसफ़र किया जाए, यही बताता है आपका डिस्ट्रीब्यूटेड मल्टीमीडिया सिस्टम। ठीक है, तो जो आपके डिस्ट्रीब्यूटेड मल्टीमीडिया सिस्टम के एग्जिस्टिंग स्टैंडर्ड्स हैं, जैसे आपका आरएम, ओडीपी, कोरबा, डीसीई, ये सारे आपके प्लेटफॉर्म्स हैं डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम के। ठीक है, ये मेनली डिस्क्रीट डेटा ट्रांसमिशन पे फोकस करते हैं। ठीक है, कॉन्टिन्यूस पे नहीं करते हैं, डिस्क्रीट पे करते हैं। तो अगर हम बात करें मल्टीमीडिया के कंप्यूटिंग के इंट्रोडक्शन की, तो जहाँ पे आपके लार्ज नंबर ऑफ रिक्वायरमेंट्स हों, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम पे, तो वहाँ पे आपका क्या होता है, मल्टीमीडिया कंप्यूटिंग जो है वो इंट्रोड्यूस की जाती है। तो फर्स्टली आपका डिस्ट्रीब्यूटेड मल्टीमीडिया सिस्टम जो क्या करता है, कॉन्टिन्यूस मीडिया टाइप्स को सपोर्ट करना चाहिए। ठीक है, यानी डिस्ट्रीब्यूटेड मल्टीमीडिया सिस्टम जो है वो कॉन्टिन्यूस मीडिया टाइप्स को वो सपोर्ट करता है, जैसे ऑडियो हो गया, वीडियो हो गया, इन फाइल्स को आप नेटवर्क में सेंड कर सकते हैं। तो ये जो आपकी कॉन्टिन्यूस मीडिया डेटा है, इनका इंट्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में बताता है कि इन कॉन्टिन्यूस डेटा ट्रांसफ़र की नीड क्या है। ठीक है, और इनको आप क्या कर सकते हो, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई भी वीडियो प्ले कर रहे हैं किसी रिमोट वेबसाइट से, तो implies that the timeliness of such media transmission must be maintained। ठीक है, यानी अगर आप मान लीजिए मेरी ही वीडियो यूट्यूब पे आप देख रहे हैं, यानी आप क्या कर रहे हो, किसी एक रिमोट वेबसाइट पे आप क्या कर रहे हो, वीडियो को प्ले कर रहे हो, यानी आपने मेरी वीडियो देखी तो आपने वीडियो को प्ले किया, तो वो वीडियो आपकी रिमोट सर्वर पे है, रिमोट वेबसाइट पे आपकी वो वीडियो है। ठीक है, उसको एक आप क्या करोगे, आप चलाओगे तो एक टाइम लिमिट के अंदर वो प्ले हो जानी चाहिए। ठीक है, तो वहाँ पे एक बाउंडनेस है, तो वहाँ पे आपका टाइम लाइननेस ज़रूरी है किसी भी मीडिया ट्रांसमिशन में, क्योंकि अगर मान लीजिए आपको बहुत देर तक ये वीडियो चली ही नहीं, तो आप क्या करोगे, हटा दोगे। ठीक है, तो वो भी ज़रूरी है कि आपकी विद इन अ टाइम आपकी वीडियो जो है वो प्रोसेस होके और वहाँ पे स्टार्ट हो जाए। ठीक है, इसको भी मेंटेन करना होता है कॉन्टिन्यूस मीडिया प्रेजेंटेशन के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है सेकंड रिक्वायरमेंट्स क्या है कि डिस्ट्रीब्यूटेड मल्टीमीडिया एप्लीकेशन जो है वो सोफिस्टिकेटेड क्वालिटी ऑफ सर्विस मैनेजमेंट के लिए ज़रूरी है। ठीक है, यानी सोफिस्टिकेटेड क्वालिटी ऑफ सर्विस यानी ज़्यादातर जो ट्रांसमिशन जो आपके ट्रेडिशनल कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट होते थे, उसमें आपका अगर किसी भी पर्टिकुलर सर्विस के लिए आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो वो या तो आपको रिक्वेस्ट जो है वो फुलफ़िल की जाती थी या तो उसको इग्नोर कर दिया जाता था। लेकिन जो मल्टीमीडिया सिस्टम है, यहाँ पे आपका बहुत ज़्यादा कंटेंट है। ठीक है, जिसको आप क्लासिफाई करते हो स्टैटिक क्वालिटी ऑफ सर्विस में। ठीक है,
यानी स्टैटिक क्वालिटी ऑफ सर्विस मैनेजमेंट में और डायनामिक क्वालिटी ऑफ सर्विस मैनेजमेंट में। इसमें आप इसको फर्दर डिवाइड करते हो क्योंकि बहुत ज़्यादा कंटेंट है। तो पहले जो आपकी कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट था उसमें आपका कोई सर्विस या तो आपको फुलफिल की जाती थी या इग्नोर कर दिया जाता था, लेकिन मल्टीमीडिया सिस्टम में दो तरीके से आप सारे कंटेंट को बांटते हैं। पहला तो स्टैटिक क्वालिटी ऑफ सर्विस मैनेजमेंट और दूसरा डायनामिक क्वालिटी ऑफ सर्विस मैनेजमेंट। ठीक है, तो अगर हम आर्किटेक्चर की बात करें तो डिस्ट्रीब्यूटेड मल्टीमीडिया आर्किटेक्चर जो है इसमें आपका क्या होता है, द आर्किटेक्चर इज प्रेजेंटेड एट द लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन सूटेबल फॉर द कंटेंट ऑफ पेपर। तो यहाँ पे है डिस्ट्रीब्यूटेड मल्टीमीडिया सिस्टम में आपके तीन बेसिक टाइप के कंपोनेंट हैं। पहला तो इंफॉर्मेशन सर्वर है जिससे आप क्या करोगे, रिक्वेस्ट करोगे, और एक आपका वाइड एरिया नेटवर्क होना चाहिए। सही बात है, नेटवर्क में ही आपका वो पूरा का पूरा सिस्टम जो है वर्क कर रहा है। एंड मल्टीमीडिया क्लाइंट होने चाहिए जो आपके बेसिकली यूज़र साइड पे होंगे, जो सर्वर से रिक्वेस्ट करेंगे। यूज़र इंटरफेस और द मोबाइल क्लाइंट डील्स विथ इश्यूज रिलेटेड टू प्रेजेंटेशन। ठीक है, तो जो आपके क्लाइंट्स हैं वो किस इश्यूज से डील करते हैं, रिलेटेड टू प्रेजेंटेशन एंड मैनिपुलेशन ऑफ मल्टीमीडिया ऑब्जेक्ट्स। यानी कोई भी मल्टीमीडिया ऑब्जेक्ट्स में चेंजेस करना है या कोई प्रेजेंटेशन बनानी है तो उनसे डील करते हैं कौन, क्लाइंट। ठीक है, और नेटवर्क प्रोवाइड क्या करता है, कम्युनिकेशन मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है बिटवीन यूज़र एंड सर्वर। तो नेटवर्क के थ्रू ही यूज़र जो है वो रिक्वेस्ट कर पाएगा और अपनी रिक्वेस्ट को फुलफिल करवा पाएगा सर्वर से। ठीक है, तो यहाँ पे आपका देखिए मीडिया सर्वर यहाँ प्रेजेंट है और यहाँ पे वो मीडिया सर्वर जो भी डेटा देगा क्लाइंट को वो कहाँ स्टोर है, मीडिया डेटाबेस पे, सॉरी मेटा डेटाबेस पे। ठीक है, और यहाँ बिजनेस यूज़र्स हैं, होम यूज़र्स हैं, यहाँ बिजनेस यूज़र्स हैं, तो डिफरेंट यूज़र्स हैं। यहाँ ये प्रॉक्सी सर्वर है, यानी ये रिमोटली सर्वर जो है वो प्लेस किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या है, जो भी क्लाइंट को रिक्वेस्ट करना होगा या बिजनेस यूज़र होगा या होम यूज़र होगा, किसी तरह का क्लाइंट होगा, वो क्या करेगा, सर्वर से रिक्वेस्ट करेगा और सर्वर जो है वो पहले डेटाबेस में देखेगा कि वो कंटेंट है कि नहीं, फिर उसके बाद उस हिसाब से वो रिस्पॉन्स प्रोवाइड करेगा किसी भी यूज़र को। ठीक है, किसी भी क्लाइंट को। तो सर्वर जो है रिस्पॉन्सिबल होता है इन मल्टीमीडिया डेटाबेसेस को मैनेज करने के लिए और ऑल्सो क्या करता है, कंपोजिंग जनरल मल्टीमीडिया ऑब्जेक्ट फॉर द यूज़र। यानी जो भी आपके मल्टीमीडिया ऑब्जेक्ट्स हैं उनको भी कंपोज करना, उसको जनरेट करना भी यूज़र के लिए किसका काम होता है, सर्वर का काम होता है। तो कंपोजिशन जो होता है ऑब्जेक्ट का ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम मल्टीमीडिया डेटा को सिंक्रोनाइज कर रहे हैं, एक साथ पैरेलल में उनको भेज रहे हैं। ठीक है, उसको डिस्प्ले करा रहे हैं, उसमें चेंजेस कर रहे हैं। तो सिस्टम जो है इसमें आपका मल्टीपल यूज़र्स होते हैं, सर्वर होता है और नेटवर्क होता है, जैसा कि हमने देखा। तो ये आपका एक आर्किटेक्चर था मल्टीमीडिया सिस्टम का। ठीक है, सो आई होप आपको समझ में आया होगा। देखिए ये आर्किटेक्चर डिस्ट्रीब्यूटेड मल्टीमीडिया सिस्टम का है। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। आई होप आपको पसंद आई होगी वीडियो। पसंद आई है तो लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा, चैनल पर जुड़े नहीं हैं तो जुड़ जाइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।